आज हमारी खास मुलाकात है एक ऐसे ज़मीनी नेता से जिन्होंने बीच में कुछ कारणवश राजनीति छोड़ दी, फिर जिनको जनता ने वापस बुलाया कि सर अगर आप वापस आएंगे तब शायद हमारे ज़िले में कुछ बेहतर होगा। आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हैं और उन उन नेता ये जौनपुर ज़िला जिसका मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल में बहुत अहम भूमि निभाता है राजनीति में। और हमारे साथ एक ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो कि पूर्वांचल में मशहूर भी हैं और जनता जिनको वापस लेके आई है, जन लोकप्रिय, जैसे हमारे अटल जी सर्वप्रिय थे और जितने ज़मीनी नेता थे जो सर्वप्रिय रहे, उनमें से एक हमारे साथ पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, जगदीश राय जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि वो वापस राजनीति में आए हैं लोगों के बुलाने से और लोगों ने उनसे ऐसा क्या कहा जो वापस उनका मन भाव बढ़ा है। सर पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा दस्तक हिंदुस्तान में, और आपने समय दिया, आपसे बात हो पा रही है आज हमारी। सर जैसा कि हमें भी ज्ञात है कि आप कुछ समय पहले राजनीति छोड़ चुके थे कुछ कारणवश, और फिर लोग आपके पास आने लगे जो कि हमेशा अपनी समस्याएं लेके आते हैं, और वो समझ के आपने वापस राजनीति में आए हैं। तो सर वो बातें या क्या कारण रहा आपको वापस आने का, कुछ बताएंगे? देखिए, राजनीति कोई अलग पेशा तो होता नहीं। राजनीति तो एक धर्म है, युग धर्म है। हर व्यक्ति को समाज के प्रति जागरूक बनना चाहिए। समाज की सेवा करने के लिए राजनीति एक अच्छा माध्यम है, अच्छा फ्रंट मिलता है। तो मैं बचपन से ही, क्योंकि राजनीति में यहाँ शिखर पर यहाँ लोग आते जाते थे, सारे ज़िले के लोग, एक सेंटर था हमारा जनपद का, एक तरह से सारे राजनेता आते जाते थे। तो उनके संपर्क में आने से स्वाभाविक है कि राजनीति में इच्छा बढ़ेगी ही, लेकिन उसका राजनीति का उद्देश्य सिर्फ जनसेवा का होना चाहिए। उस उद्देश्य के साथ हम लोग राजनीति में आए और राजनीति करने का मुझे मौका भी मिला, काफ़ी समय मिला। और विभिन्न कांग्रेस से की राजनीति मैंने शुरू किया। कांग्रेस में मैं था शुरू बचपन से ही। जब मैं दर्जा 8 पास किया तब से कांग्रेस का एजेंट बनता था बूथ पर हम, और यहाँ क्षेत्र में अपना 10-5 पोलिंगों का काम मैं देखता था। तो कार्यकर्ता के रूप में हमने काम शुरू किया। बाद में कांग्रेस के चुनाव भी लड़ा, 2 बार टिकट नहीं मिला। जब कांग्रेस के दुर्दिन बहुत आ गए थे तो टिकट लास्ट में मिला, और उसमें पूर्वांचल में शायद हारने वाले सीटों में सर्वाधिक वोट मेरा और लोकपति त्रिपाठी जी मिर्ज़ापुर, 2 लोग थे जिनको, लोकपति जी को हमसे 1,000 ज़्यादा, उसके बाद मुझे मिला था टिकट वोट। उसी से लोगों में और दल के नेताओं में कुछ थोड़ा लगा कि भाई कुछ है ज़मीन पे हमारा। उसी के बाद बसपा का जो उदय हुआ तो बसपा के लोग हमको टिकट, हम बसपा कार्यकर्ता नहीं थे ना, बसपा में टिकट मांगने गए थे, बसपा वालों ने टिकट दिया। और वहाँ यहाँ की जनता 42 तो विधानसभा होती थी, बगल में बैठे हुए हमारे इनके परिवार के सारे, इनके पिताजी, ऐसे बहुत से लोगों ने समर्थन दे के मुझे विधायक बनाया। और विधायक के रूप में मैं लगातार 3 बार यहाँ 42 से प्रतिनिधित्व किया और प्रयास किया कि अधिक से अधिक जन समस्याओं को, जनता की चीज़ों को दूर किया जाए। उसके बाद एकाएक एक ऐसी परिस्थिति आई कि बसपा का और विरोधी ने मुझे नहीं हरा पाते, लेकिन बसपा के ही कुछ लोगों को कष्ट हुआ, क्या हुआ मुझसे, हम शायद संतुष्ट नहीं थे। मूल वोटर हमारे एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कुछ वोट काटा और मैं चुनाव हार गया। मैं सोचा कि जब इतना करने के बावजूद भी लोगों को विश्वास नहीं, तो राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और चुपचाप अपना और काम देखा जाए, घर परिवार देखा जाए। लेकिन चुनाव हारने के करीब 1-2 महीने के बाद से जो जितनी भीड़ मेरे पहले आती थी उससे कम भीड़ तब नहीं आने लगी। जनता अपेक्षा करती रही, जुड़ी रही। तो निश्चित है कि वो आदमी का लगाव रहेगा तो हम उससे भाग के कहाँ जाएंगे। तो राजनीति में है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझे टिकट दिलाने का काम किया था। 2012 के चुनाव में हारने के बाद 17 में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था समाजवादी पार्टी से। तो ये सीट जो है, चूँकि सिटिंग विधायक थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो लगा समाजवादी पार्टी के नेता को कि वो सीट हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने देने का प्रयास किया था और कांग्रेस से दिलवाया। लेकिन चूँकि समय लास्ट समय डिसीजन हुआ और पूरा नहीं हो पाया, तो मैं विड्रा कर लिया पर्चा और समाजवादी पार्टी में तब से मैं काम कर रहा हूँ। सर इस समय आपके इस विधानसभा में और भी पार्टियां जहां से आप तैयारी कर रहे हैं जाफराबाद से,
और भी पार्टियां हैं, और भी मैं मानता हूं कि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और इतने दफ़ा यहाँ पे जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बना के विधायक बनाया। क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों का या कुछ सालों का जो गैप रहा हो, जनता ज़रूर मिलने आई है, पर क्या कुछ कमी रह गई है या वो कुछ आगे बढ़ गए हैं, आपको लगता है? देखिए, जो सरकार बनी या जो यहाँ से जनप्रतिनिधि जीते हैं, उन्होंने जनता को एकदम ठगा है। यहाँ पर जो हमने ख़त्म किया था, जातीय तनाव ख़त्म हो गया था, सामाजिक कोई दूरी नहीं थी, ये सब चीज़ें यहाँ ख़त्म थी, उसको उन्होंने ज़िंदा कर दिया। और एक तरह से पूरे विधानसभा में एक अघोषित डर पैदा कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा। उससे क्षुब्ध होकर पूरा जनमानस आज भी इतना ज़्यादा दुखी और अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि वो लोग जल्दी से जल्दी चुनाव चाहते हैं और सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं। सर, आप क्योंकि कांग्रेस में भी रहे और आपने यहाँ पे भी इस विधानसभा में कांग्रेस को अगर किसी ने खड़ा किया तो वो कहते हैं जगदीश राय साहब ने किया है। आप सपा में भी हैं और आप पहले पूर्व मंत्री रहे बसपा से भी। पर जो इस समय भाजपा जो लोगों को बताती है कि कांग्रेस देशद्रोही का काम उन्होंने 60 साल 70 साल किया, सपा ने एंटी हिंदू का काम किया, बसपा ने सिर्फ अपनी कम्युनिटी को उठाया। आप इन तीनों पार्टियों को जानते हैं और एक नेता होने के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग जो कहते हैं इनकी मानसिकता खुद गंदी है, इनको खुद पता नहीं है ये लोग किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का लगाव आज़ादी की लड़ाई की था। देश को आज़ाद करने में कांग्रेस पार्टी की महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों बड़े बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका रही और देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश को बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जब ये जो लोग आरोप आज लगा रहे हैं, ये लोग जब सत्ता में आए हैं तो सब बना बनाया खेल पाए हैं। अब इनको इनके समझ में नहीं आ रही बात को क्या किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। उसके बाद इन्हीं लोगों के जब कांग्रेस को हटाने के लिए सारा गठबंधन एक हुआ था, जनसंघ एक हुआ, सोशलिस्ट एक हुआ, कम्युनिस्ट एक हुआ, तब ना कांग्रेस हटी। कांग्रेस को आपने किनारे कर दिया। फिर आप लोग चला नहीं पाए, जनता दल बनी और फिर क्षेत्रीय नेता उभरे, सपा बसपा, कहीं लालू यादव तो कहीं बीजू पटनायक तो कहीं जयललिता, तमाम जो है क्षेत्रीय दल पैदा हो गए। जो आप लोगों की विफलता से जब आप एक होकर नहीं हो पाए तो आप लोग विफल हुए, तो क्षेत्रीय दल का उभार हो गया और लोग जगह जगह अपना उनका जन आधार बन गया, जिसका जहाँ वहाँ का नेता बन गया। उसका जैसे ये आरोप लगाते हैं बसपा ने जात का काम, बसपा जो पार्टी थी भले 80 उसकी नेता थी, प्रयास उन्होंने किया सबके साथ लेने का। ऐसा कोई कोई एक जात का काम नहीं करता है, लेकिन चूंकि बसपा बहुत मतलब जो ट्रेंड नहीं कहा जा सकता, उनके नेता को उतना अनुभव नहीं था तब, तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। अब रही सपा पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने प्रयास किया खड़ा करने का। जनता दल को तोड़ने के बाद अजीत सिंह और मुलायम सिंह में ये आपस में संघर्ष हुआ कि कौन आगे बढ़ेगा। तो अंत में मुलायम सिंह ने वो किया, जनता दल को तोड़ा। उसने तोड़ने के बाद पुनः ये नेता बने, सारे लोग आए, ये मान्य हो गया। मतलब एक विरोधी दल यहाँ समाजवादी पार्टी के नाम से टल गया। अब इस पर ये आरोप आपके अनुसार कि ये हिंदू एंटी हिंदू हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हिंदू की परिभाषा क्या है ये बता दें। कोई बड़े संत या महात्मा या नेता हिंदू किसे कहते हैं? क्या चमार हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है भारत का तो क्या चमार, डोम, खटिक हिंदू नहीं है? क्या हम ही ठाकुर ब्राह्मण अपने को हिंदू कहने के लिए हकदार हैं? अगर वो भी हिंदू है तो क्या हम उनको अपने साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहू बेटी का नाता कर सकते हैं? अगर हम अपने में नहीं हैं तो हिंदू माने हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बात करना बेमानी है। ये जो आरोप लगता है इनके ऊपर, मुलायम सिंह के ऊपर, वो सर्वधर्म समभाव हमारी संस्कृति है। यहाँ भगवान राम और कृष्ण का ये देश है, रामायण का देश है, जहाँ समाजवाद की सबसे बड़ी पूंजी रामायण है। रामायण में भगवान रामचंद्र सब सक्षम होते हुए भी उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हम अपने बड़े बड़े लोगों से कब्जा करें। उन्होंने सब बानर भालू जो भी आप लोग कहानी पढ़ते हैं, एकदम समाजवाद की रास्ते पर रामायण बना है। तो अगर उसके आधार पर सबको साथ लेकर, सबका विश्वास के साथ लेकर, गरीब अमीर के साथ अगर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही तो उसको जातिवादी पार्टी कहेंगे, एंटी हिंदू कहेंगे। अच्छा, आज इनकी सरकार बनी, मैं जानना चाहता हूँ, आपकी केंद्र में सरकार है, 2 बार दूसरी बार आई, प्रदेश में सरकार है, कई स्टेट, आप क्या कर पाए अब तक बताइए। आप करते हैं आप हम मुस्लिमों को क्या कर लिए आप? वो तो और मजबूत होते जा रहे हैं।
मुस्लिमों की मजबूती अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तब से शुरू हुआ इस देश में, उसी के बाद से वो आर्थिक रूप से मजबूत होना शुरू हुआ। सही बात है। सर ये जो एंटी हिंदू वाली बात है, ये तो क्योंकि उन्होंने अखिलेश जी ने जब जिन्ना जी की तारीफ करी, तारीफ भी क्या करी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। और मुलायम सिंह यादव पे जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि रथ यात्रा जब निकली थी आपने गोलियां चलवाई, तो उस वजह से ये कहते हैं। पर जो आप, क्योंकि आप इस बचपन से कांग्रेस से भी जुड़े, आप राजनीति में बचपन से ही हैं, और उस समय भी, वो समय भी आपने देखा होगा कि जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो आपके तो आंखों देखी है। तो उस बारे में क्या कहते हैं आप? ये जो कह रहे हैं वो सही है या क्या विषय रहा उसमें? देखिए, ये लोग भारत के लोकतंत्र को, भारत के गणतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। ये एक पता नहीं किस अजीब गरीब व्यवस्था भारत को देना चाहते हैं। उसके लिए आज जो आप लोगों का मीडिया का सहारा लेके गलत चीज़ों को प्रचारित कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत आज की संस्कृति को क्यों नहीं बताते? हमारा क्या है? हम वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। भारत की संस्कृति यही रही है ना। तो उस संस्कृति सभ्यताओं को क्यों नहीं बता रहे हैं? आप कौन सी सभ्यता नहीं लाना चाहते हैं? कौन सी किताब आरएसएस द्वारा पढ़ाना चाहते हैं? ये देश के लिए कहाँ तक हितकर है? इस पर बहस होनी चाहिए। मैं सर जान हम तो मीडिया वाले खुद चाहते हैं कि ये जो सच है हम दिखाएं, पर वो हमें रोक देते हैं, हमें, हमारे पे खुद वो चीज़ें हो रही हैं। और हम तो चाहते हैं कि जैसे जनप्रतिनिधि नेता आप हैं, जो सर्वप्रिय हैं, जनता के प्रिय हैं, जिनके जनता आपके पास आती है, वो लोग नेता आए। पर दिक्कत ये है कि सर उनके जो बातें होती है, प्रॉमिस होती है, वो आप बिल्कुल देखते हैं, पर आप लोग भी कुछ इससे नहीं करते। जो आपने अभी कहा बिल्कुल सच कहा है। सच्चाई और ईमानदारी की बात को सुनना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए आपको रोका जा रहा है, सारी मीडिया को रोका जाएगा। हो सकता है कि हम बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। तो यह चीज़, एक प्रश्न उठता है कि इस देश की संस्कृति सभ्यता जिसकी बात हम करते हैं, भारत सर्वोच्च सभ्यता का देश रहा है, जो हमारी सनातन संस्कृति रही है, हम क्यों नहीं उस पर बहस करते? वो हमारी क्या संस्कृति रही वो बताइए। हम अपने पूर्वजों की बताई हुई चीज़ों को क्यों नहीं मान रहे हैं? हम किस, ये कौन पढ़ा रहा है? कौन सी पाठशाला चलने जा रही है जिसको हमको पढ़ाने की बात प्रयास किया जा रहा है? ये प्रश्न है, इसको आज नहीं कल हल होना पड़ेगा इस देश में। सर आप 3 दफ़ा विधायक रहे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। आज आपके पास लोग जब अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, और आज भाजपा की सरकार है, इस सरकार में आप देख रहे होंगे, और अपने समय में आपने देखा होगा, जो सुविधाएं, जो समस्याएं जिस तरीके से सुलझाई जाती थी, जो मदद मिलती थी, क्या आज वो जनता को मिल रही है? चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून हो, और तरक्की तरक्की किसान किसान लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और पहले बहुत सारे व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे समाज के, कम्युनिटी के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपके विधानसभा में। तो उस समय की सरकार और आज की सरकार, जो कि भाजपा सरकार है, कितना फर्क आप देखते हैं? देखिए, ये देश किसानों, मजदूरों, नौजवानों का है, शिक्षित लोगों का है। सबसे पहले तो किसानों को ठगा जा रहा है। अभी आपने देखा किस तरह से किसान आंदोलन, किसान कानून की वाहवाही हुई और साल भर बाद वही कानून वापस सर लिए। आपको बता दूं, कल फिर एक बयान आया है हाँ, कृषि कृषि मंत्री मंत्री का कि वो शायद वापस लेंगे, हाँ, जो कि हमने चलाया भी था। हाँ, कृषि तो आप मंत्री। ये सोचिए फिर किसानों के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए, इस देश में किसानों के साथ अन्याय करने वाली कोई सरकार रह नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ का अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। हम 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। अगर आज किसान अपना उत्पाद देना बंद कर दे तो पूरे विश्व को में भुखमरी आ जाएगी। तो ये किसानों को उपेक्षा करने वाली सरकार इस टिक नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ा इन्होंने अपने सर पर कुल्हाड़ी मार लिया है किसानों को छेड़कर। ये चाहते क्या हैं कि ये पैसा जो है, ये 70% जो कृषि से आधारित गरीब गुरबा हैं, इनको मुफ्त खोरी की व्यवस्था कर दो, 2000 किसान पेंशन दे दो, मुफ्त अनाज दे दो, ये मुफ्त खाने के आदी बन जाए और ये डिपेंड कर जाएं पूंजीपतियों की तरफ। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कहीं जाएंगे? तो इनकी ये सोची समझी चाल है कि पूंजी 15%, 10-15% पूंजीपतियों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था आ जाए और पूरा उनको हम अपने हाथ में लेके शासन प्रशासन करते रहें और इस देश का लोकतंत्र समाप्त करने की साजिश हो रही है। सर आप अगर चुनाव जीतते हैं, क्योंकि आप अब इस समय प्रत्याशी भी हैं, अगर आप चुनाव हाँ, ठीक जीतते है, हैं, धन्यवाद। अगर चलिए, अगर, क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता है, जनता आज, कार्यकर्ता है। सर बिल्कुल मानते हैं कार्यकर्ता है, पर जनता तो आपको अपना प्रत्याशी मानती नहीं, है। जनता और हमको, हम तो वोट दो रही है। नहीं, पर है ही, सर, पर फिर भी जनता चाहती है अगर आप चुनाव लड़ेंगे, तो अगर आप जीतते हैं तो सर क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, अगर जीतते हैं तो पहले तो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास, विकास तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, हमको रहने का घर नहीं मिलेगा, तो विकास से ही काम नहीं चलेगा। तो पहली प्राथमिकता हुआ है स्वास्थ्य।
आपने देखा अभी कोरोना काल में क्या हुआ, आज फिर हाहाकार मचा हुआ है, कल क्या होगा, सारे लोग डरे हुए हैं। अब आ रहा है कि डबल डोज वैक्सीन, आज पीएम प्रधानमंत्री का आया है कि बूस्टर डोज लगाइए 15 से 18। तो आप पहले क्यों नहीं सोचते इस बातों को? स्वास्थ्य दवाओं का इतना बड़ा घोटाला, इतना इस सरकार के बाद अगर कोई सरकार बनेगी, जांच होगी, तो इतना बड़ा घोटाला आपके सामने आएगा कि सब लोग चौंक जाएंगे। सर क्योंकि कोविड काल इस जो दूसरी लहर थी वो बहुत बुरी थी। आपने भी और बहुत सारे लोगों ने अपने करीबी खोए हैं इसमें, और जनता हमेशा परेशान रही है स्वास्थ्य के इस पे। सर आपके पास बहुत लोग आए होंगे ऐसी समस्याएं लेके, तो स्वास्थ्य में सर यहाँ क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब देखिए, पहले तो ये जो सरकारी व्यवस्था थी पूरी फेलोर थी कोविड काल में। इस सरकारी व्यवस्था को भरपूर मजबूत करना चाहिए। सरकार जो नई बने, उसकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि हमारे पीएससी, सीएससी, ये पूरी तरह से, डॉक्टरों की कमी हो चाहे दवाइयों की कमी हो, इसको पूर्ण रूप से सुरक्षित करें। और इसके अभी देखिए, इस कोविड में जो छोटे छोटे डॉक्टर थे जिनको हम लोग झोला छाप कहते हैं, उन लोगों ने काफ़ी संभाला उस व्यवस्था को। सरकारी अस्पताल में जाने वाला मर गया, जो घर रह के इलाज किए लोग ठीक हो गए। तो कहीं ना कहीं कोई फ़र्क आया होगा ना, क्योंकि वो लापरवाही वहाँ देख नहीं रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं। अगर उसको कोविड की दवा दे रहे हैं, उसको अगर शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसको दवाई नहीं मिल रही है। तो इस ऐसी स्थिति में इन लोगों की को जो है ऐसे लोगों की जो है पहला प्राथमिकता होनी चाहिए कि सही सही दवा, स्वास्थ्य सबको मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जब से वो कुर्सी पे बैठे हैं, प्रदेश संभाल रहे हैं, उन्होंने एक जंगल राज खत्म किया है, माफियाओं को खत्म किया है, गुंडागर्दी खत्म करी है, जो कि सपा के राज में एकदम हाइट पे थी। उनका कहना है जब से सपा प्रदेश में बैठी हुई है तब से यहाँ पे गुंडागर्दी रही, जंगल राज उन्होंने खत्म किया। पर हम लोग ने या आपने जो देखा है वो मतलब क्या है, ये सपा के जंगल राज था या भाजपा का जंगल राज है? देखिए, जंगल राज क्रिमिनल जो होते हैं हमेशा रहेंगे, और रहे और रहेंगे। जैसे व्यवस्था बढ़ती है, अपराध भी बढ़ता है। तो ये पहले डिसाइड कर लें, सर मुख्यमंत्री जी बताओ क्रिमिनल होता कौन सा है, गुंडा के क्या प्रकार होते हैं। गुंडा की परिभाषा पुलिस में जानते हैं, तीन तीन प्रकार के गुंडे माने जाते हैं। एक तो गुंडा वो जो वो करता है, जो है राजनीतिक गुंडा बनाए जाते हैं। एक छात्र गुंडा होते हैं। तीन चार गुंडे की कैटेगरी होती है। तो मुख्यमंत्री जी पहले ये बता दें कि गुंडों में जात, किस जात के गुंडे हैं, किस जात के गुंडे नहीं हैं। गुंडों की जो टॉप लिस्ट है वो आज तक घोषित नहीं हुई, समझे। और वो कुछ जो राजनीति में गुंडे आ गए हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, कौन रोकता है आपको? अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ करिए। लेकिन ये कहना कि इस सरकार ने यह किया, वो सब सरकार वही करती है। अखिलेश यादव जी की याद होगा आपको, जब वो सरकार बनी, जब ये शिकायतें होने लगी कि ज़्यादा हो रहा है, उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा दिया, और वहाँ झंडा डंडा तक लगाना बंद कर दिया। बिना परमिशन के कोई झंडा, गाड़ी पर झंडा लगा के नहीं चलेगा। तो अपने आप में सरकार जो भी बनती है वो प्रयास करती है कि हम अपराध को दबाएं। लेकिन जब जातीयता के आधार पर उनको समर्थन, जो जात का नहीं है उसको, जो उसको काउंटर एक होगा, तब तो फिर दूसरी आएगी वही नकल करेगी, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सर आप बहुत क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, अभी हाल ही में आप की इसमें राय कैसी है? जो शिवपाल यादव ने पार्टी में अखिलेश बोला है कि अखिलेश जी हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख चुके हैं और हम उन्हें मानते हैं मुख्यमंत्री, और वो ये भी हो गया है कि अखिलेश जी ने कह दिया है कि उनकी सीट और उनके कैंडिडेट को सम्मान मिलेगा। तो क्या इन दोनों का अब एक होना कुछ बदलाव लेके आएगा, क्योंकि अलग होने से भी बहुत कुछ बिखरा कि वापस आने पे? ये भाजपा की चाल थी कि चुनाव के एक साल पूर्व ये झगड़ा लगा दिया गया, ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ, और उसकी वजह से वो जो ध्यान देना चाहिए था एक साल चुनाव के लिए, तो वो झगड़े में चला गया, तो बहुत सत्ता से बाहर हो गए। शिवपाल जी के आने से बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल दिमाग में वो भरा जा रहा था वो समाप्त हुआ, और उनका जहाँ प्रभाव है वो थोड़ा बहुत वोट जो काटते वो सब प्लस हो जाएगा। सर आपको बहुत सारे लोग, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और बहुत सारे लोगों को आपने राजनीति में इंट्रोड्यूस किया है, बहुत सारे लोग आपको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, और आज वही बच्चे जो है आपके सामने खड़े हुए आज विधायक हैं, वो हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से उनको कुछ राजनीति में, या जनता को कुछ राजनीति जो कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनको कुछ राय देना चाहेंगे? राजनीति कोई अलग से सीखने की पाठशाला नहीं है। जनता गवर्नमेंट का जनता सुप्रीम है, जनता राजा है। जनता की सेवा करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो जो लोग हम से रायबाज करते हैं, चाहे किसी दल के हों, उनको विकास कैसे हो, मैंने बहुत लोगों को बताने का प्रयास किया, बहुत लोग कर भी दिए, कर रहे हैं आज भी। वो अब यहीं बगल में एक मंत्री वाजपेयी के हैं, उनको कुछ नहीं आता था, तो हमने बताया कि इस तरह चिट्ठी लिखी, इस तरह से व्यवस्था करिए, तो आपका विकास करा रहे हैं।
बगल वाले भी करा रहे हैं, किराकत वाले भी करा रहे हैं, तो भाई इसमें कोई विकास के लिए तो हम लोग तैयार हैं सहयोग करने के, लेकिन और जो समाज में विद्रोह, ऊंचा नीचा, जात बिरादरी की लड़ाई, इससे हम भी नहीं उनके साथ रहते। पर सर जैसे जाति का आपने नाम लिया, उत्तर प्रदेश में तो जात की राजनीति होती ही होती है। अब जैसे सपा का जो है MSY का एक जो है फॉर्मूला चलता है, तो जाति तो यहाँ भी है। देखिए, जब कोई नेता अपनी पार्टी खड़ा करता है या अलग खड़ा होता है तो उसको समर्थन चाहिए, जन समर्थन। क्योंकि अभी हमारी शिक्षा साक्षरता इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग मुद्दों के आधार पर यहाँ की प्रदेश की जनता खड़ी हो जाए, तो धीरे धीरे ये जो आप आज कह रहे हैं कि मुलायम सिंह का आपको संकेत होगा कि उनके साथ यादव खड़ा है, ये चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने बहुत यहाँ उत्तर प्रदेश की जमींदारी तोड़ा, बहुत रिफॉर्म किया, किसानों का बहुत काम किया, सुधार किया, मंडी अधिनियम बना, बहुत से काम किए। उनका मानना था कि इस देश में किसानों का ही राज होना चाहिए, किसानों के ही प्रतिनिधि होना चाहिए। उस नाते पर उन्होंने किसानों की पार्टी बनाया। उसी का रूप बिगड़ते बिगड़ते आज मुलायम सिंह के नाम पर समाजवादी पार्टी है। मोस्टली इसमें गांव गरीब किसान लोग जुड़े हैं। अब उसमें एक उस जात के लोग ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पहले जुड़ गए, स्वाभाविक है, लेकिन वो विचारधाराओं से भी तो जुड़े हैं लोग। लेकिन वो जो बहुसंख्यक होता है लोग उसी को जानते हैं, जो उसमें कम लोग हैं उनकी आवाज़ नहीं आ पाती है, ये प्रोपगंडा किया जाता है। लेकिन एक जात से कोई आदमी आज तक न सत्ता पाया है न पाएगा। सर कोई एक ऐसी आखिरी सवाल है मेरा सर, कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आज, आप देख रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, शिक्षा में तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर बैंक से लेके हर रेलवे, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सर आपके हिसाब से क्या ये सही है, या इसमें देखिए, अभी हमारे देश को गुलाम लंबे समय तक गुलामी झेला है। आज़ाद हुए अभी हम 75-76 साल में जा रहे हैं। आपने तो आज़ादी अपनी आंखों से देखी नहीं, होगी? उसके बाद पैदा हुए हैं। अच्छा। आज़ादी मैंने नहीं देखा है। तो उस आज़ादी को नहीं, अभी हमारे देश की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि हम अमेरिका इंग्लैंड की तरह हर चीज़ को मशीनरी से कर दें। हमारी मैन पावर बहुत ज़्यादा है। अगर हम हर चीज़ प्राइवेट को दे देंगे, वो उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, वो मशीनों से मैन पावर घर बैठा है। तो जब मैन पावर नहीं रहेगा, लोग अराजक उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो स्थिति क्या होगी, भयानक होगी। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? तो एक ऐसी स्थिति आएगी, क्रांति हो जाएगी। तो अभी इस देश के लिए प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का नहीं होना चाहिए। जिसमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत हो वो करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। आपने देखा हमारे साथ जनप्रतिनिधि जो नेता हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपको ये भी बता दें कि एग्रीकल्चर से बहुत जुड़े हुए रहे, इस वजह से इनको किसान से भी लगाव है। इनकी यहाँ पे जो समाज में और जनता में जो इनकी खुद लोग इनके पास आके कह रहे हैं कि सर आप आगे आइए, चुनाव लड़िए, हमें आपकी ज़रूरत है। आज जनता को ये सोचना है कि हम ऐसे नेताओं को वोट दें जिनको जनता चाहती है, या उन नेताओं को वोट दें जो आपको फ्री में राशन दे रहे हैं या फ्री में जंख लगा रहे हैं। सोचना समझना आपने है। जुड़े रहिए दस्तक हिंदुस्तान के लिए, देश हित के लिए और सच्चाई के लिए। धन्यवाद।